Morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study from class 12th, this class book, chapter 3, Journey to the End of the Earth, part 2. I will be explaining both in Hindi as well as in English also. तो अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया था कि इतिहास का भाग जो हमने अभी तक देख लिया था कि हमारी पृथ्वी को इस परिस्थिति तक पहुंचने में जो कि पहले गोंडवाना का भाग था और अभी जो हम की विश्व के मानचित्र में जो हम देखते हैं उस स्थिति तक पहुंचने में क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या किन किन चीजों से गुजरना पड़ा, इन सभी को हमने अभी तक देख लिया था। और आगे हम देखते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट, मतलब मानव का प्रभाव, इस पृथ्वी पर मानव का भी कितना अधिक प्रभाव पड़ा है और पृथ्वी को मॉडिफाई करने में या तो उसको आगे बढ़ने में। तो हम आगे देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन तो मानव सभ्यता का जो कि इस हैव बीन अराउंड मतलब अधिक नहीं हुआ है मानव सभ्यता का इस पृथ्वी पर आना, या तो इस पृथ्वी पर जब मानव अस्तित्व में आया या मानव सभ्यता अस्तित्व में आया, वह मुश्किल से 12,000 साल ही हुए हैं। बेयरली अ फ्यू सेकेंड, और वह बेयरली का अर्थ है मुश्किल से, अ फ्यू सेकेंड मतलब कुछ ही क्षण वो हुआ है, तो कुछ सेकेंड ही हुआ है ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। तो जो भूगर्भिक या भूवैज्ञानिक जो घड़ी है उसमें मुश्किल से उसका कुछ सेकंड ही हुआ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि चलो देखो, पृथ्वी का जो अस्तित्व में आया हुआ या पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई है, उद्गम हुआ है, तो करोड़ों वर्ष हो चुके हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के अभी से करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसी पृथ्वी पर मनुष्य का आया हुआ मुश्किल से 12,000 साल ही हो रहे हैं। 12,000 साल ही हो रहे हैं। और ये मतलब उस इसलिए ऐसा बोला गया है कि मतलब करोड़ों साल में जिस तरह का 12,000 साल पृथ्वी पर आया हुआ है मनुष्यों का, तो करोड़ों साल में जैसे कि मानो जो भूवैज्ञानिक जो घड़ी है उसमें एक ये 12,000 साल केवल कुछ सेकंड के समय ही ऐसा लग रहा है, कुछ सेकंड जैसा ही लग रहा है, मतलब बहुत कम समय इस पृथ्वी पर मनुष्य का आया हुआ है इस पृथ्वी पर। तो यहाँ पर ये नया शब्द आया है पोल्ट्री। पोल्ट्री का अर्थ है नगण्य या तो इनसिग्निफिकेंस, इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो बहुत कम समय इस पृथ्वी पर आया हुआ है मानव जाति का। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो उतने ही कम समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। तो इतने कम समय में होते हुए भी वी हैव मैनेज्ड, हम लोग ने मतलब उथल पुथल मचा दिया है। रकस, रकस का अर्थ उथल पुथल कर देना या तो हंगामा खड़ा कर देना। तो इतना कम अल्प समय में रहते हुए भी मनुष्य मनुष्य का या तो मानव जाति का इस पृथ्वी पर आया हुआ केवल बहुत अल्प समय में ही मनुष्य जो है पृथ्वी पर हंगामा खड़ा कर दिया है, पृथ्वी को उथल पुथल कर दिया है। एचिंग आवर डोमिनेंस, एचिंग का अर्थ, वास्तविक अर्थ तो होता है खोदाई करना, आवर डोमिनेंस, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपना जो अधिकार है तो हम जता रहे हैं क्या पर, ओवर नेचर, प्रकृति पर हम अपना अधिकार जताना शुरू कर दिए हैं, अपना अमिट छाप छोड़ रहे हैं। यहाँ प्रिंट, इचिंग मतलब यहाँ पर प्रिंट, वास्तविक अर्थ इसका खुदाई होता है। तो हम प्रकृति पर अपना एक अमिट छाप छोड़े हुए हैं। विथ आवर विलेजेस, क्या क्या करके, हम लोगों के गाँव से, कस्बों से, शहरों से और मेगा सिटीज, महानगर बना करके हमने प्रकृति पर एक अमिट छाप छोड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने गांव बना लिया, शहर बना लिया, कस्बे बना लिए हैं और कुछ महानगरों को बसा लिए हैं और पृथ्वी पर एक कभी न मिटने वाला एक छाप छोड़ दिए हैं। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और रैपिड मतलब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, इंक्रीज, इंक्रीज का अर्थ है बढ़ना, इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ना, और रैपिड, रैपिड का अर्थ है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या, हैज लेफ्ट अस बैटलिंग, तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या भी हमको संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। बैटलिंग, बैटलिंग का अर्थ है संघर्ष करना, संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। विथ अदर स्पीसीज, स्पीसीज का अर्थ है दूसरे प्रजाति के साथ, दूसरे प्रजाति के साथ हम लोगों को भी क्या कर दिया है, संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। और लिमिटेड रिसोर्सेस, क्योंकि बहुत ही सीमित, लिमिटेड का अर्थ होता है सीमित, और रिसोर्सेस क्योंकि बहुत लिमिट
बहुत ही लिमिटेड क्या है, संसाधन है, बहुत ही सीमित संसाधन है, और इसलिए हम दूसरे प्रजाति के साथ क्या कर रहे हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड का अर्थ है पूर्णतः, पूर्ण रूप से, या तो हम लगातार जो जलाए जा रहे हैं, लगातार प्रतिदिन जलाए जा रहे हैं, अनमिटिगेटेड मतलब लगातार, हम जिसको कि हम बंद नहीं कर सकते हैं, हम लगातार उसको जलाए जा रहे हैं, बर्निंग का अर्थ जलाए जा रहे हैं, ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स का अर्थ है जीवाश्म ईंधन। तो जो विज्ञान के जो बच्चे हैं उनको समझ में आता होगा कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। ये जीवाश्म ईंधन हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। तो हम लगातार जलाए जा रहे हैं क्या को, जीवाश्म ईंधन को, फ्यूल्स ईंधन, हैज नाउ क्रिएटेड, और जिसके कारण से पूरे विश्व में, अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया के चारों ओर एक ब्लैंकेट सा छा गया है। एक ब्लैंकेट मतलब एक चादर सा बैठ गया है, क्या का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्साइड का एक सतह मतलब बन गया है, एक चादर सा बिछ गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि हम लोग लगातार जीवाश्म ईंधन को हम जलाए जा रहे हैं, उसके हम खपत कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे विश्व में एक कार्बन डाइऑक्साइड की सतह सी बन गई है। विच इज स्लोली, जो कि धीरे से, बट श्योरली लेकिन निश्चित रूप से, इंक्रीजिंग बढ़ा रहा है, द एवरेज औसत ग्लोबल टेम्परेचर का अर्थ होता है वैश्विक तापमान को, औसत वैश्विक तापमान को क्या कर रहा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, जो तापमान है उसको बढ़ा रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट, वातावरण में जो परिवर्तन या तो जलवायु परिवर्तन, इज वन ऑफ द मोस्ट, ये बहुत बड़ा मतलब ज्वलंत मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन जो कि ज्वलंत मुद्दा है, हॉटली मतलब जिसको कि उग्र रूप से उस पर क्या किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है। तो हमारे समय में जो कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा या ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर अधिकतर क्या करवाया जाता है, डिबेट करवाया जाता है, उस पर वाद विवाद करवाया जाता है, लोगों को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो हमारे समय की बात है, इसमें क्या क्या बातें होती हैं देखते हैं हम आगे। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या, जो कि पश्चिमी भाग का जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, या अंटार्कटिका में जो बर्फ बर्फ शीट है, बर्फ शीट, आइस शीट का अर्थ होता है बर्फ की चादर, जो कि मतलब इतना वो जम गया है, और एक चादर का मतलब एक तह बन गया है, तो वो क्या पूरी तरह से वो क्या पिघल जाएगा। मेल्ट, मेल्ट का अर्थ होता है पिघलना। एंटायरली, एंटायरली का अर्थ है पूरी तरह से। तो क्या जो बर्फ की चादर है पश्चिमी अंटार्कटिका में, वो क्या पूरी तरह से पिघल जाएगा क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, तो ये जो गल्फ स्ट्रीम मतलब खाड़ी की जो, खाड़ी जो स्ट्रीम है, पानी है, जो खाड़ी की जो पानी है, और उसका जो स्ट्रीम, उसका जो बहाव है, वो क्या विचलित हो जाएगी, डिसरप्टेड, उसको रोक लिया जाएगा क्या। तो गल्फ स्ट्रीम जो कि अमेरिका है ना, पूर्वी अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, वहां से क्या, ये जो गल्फ स्ट्रीम है, खाड़ी खाड़ी में जो पानी गिरती है, क्या वो उसका दिशा क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या एशिया की तरफ आ जाएगा, ऐसा पूछा जा रहा है। मतलब वो क्या विचलित हो जाएगी, उसकी जो दिशा है वो विचलित हो जाएगी। Will it be the end of the world as we know it? क्या ये मतलब दुनिया का अंत होगा जैसे कि हम जानते हैं। Will it be the end of the world? तो यह क्या दुनिया का अंत होगा as we know it, जैसे कि हम लोग जानते हैं। मे भी हो सकता है दुनिया का अंत हो जाए, मे बी नॉट, या तो दुनिया का अंत नहीं भी हो सकता है। आइदर वे मतलब दोनों भी हो सकते हैं, आइदर वे मतलब दोनों भी हो सकते हैं। अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, तो जो है अंटार्कटिका महाद्वीप जो है एक निर्णयकारी, क्रूशियल मतलब एक निर्णायक तत्व है, एलिमेंट मतलब निर्णायक तत्व है क्या में, इस डिबेट में, इस तरह का जो वाद विवाद होता है उसमें अंटार्कटिका भी एक क्या है, निर्णायक तत्व है, जिसका मतलब क्या किया जाना चाहिए, वाद विवाद किया जाना चाहिए। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड दिस हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसलिए नहीं मतलब नॉट जस्ट मतलब इसलिए नहीं क्योंकि इट्स द ओनली प्लेस, क्योंकि पूरी दुनिया में एक, यही एक ऐसा जगह है, पूरी दुनिया में देखें तो यही एक ऐसा जगह है, दिस हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां पर मानव की जनसंख्या नहीं है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है, और वहां पर मनुष्य की जनसंख्या है ही नहीं, वहां के मतलब जाकर रह ही नहीं सकता, अपना घर ही नहीं बना सकता है।
क्योंकि जीवन के अनुकूल नहीं है वो। एंड देयरफॉर और इसीलिए रिमेन्स रिलेटिवली और इसीलिए रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट और इसीलिए ये प्रिस्टीन प्रिस्टीन का अर्थ है प्राचीन आदिकाल। तो मतलब आदिकाल से ही वो क्या है मतलब आदिकाल से ही वहां पर कोई भी व्यक्ति मतलब नहीं गया है, नहीं बसा है कहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप में और इसलिए ये क्या है साफ सुथरा है, स्वच्छ है, प्योर है। मतलब किसी भी तरह का वहां व्यक्ति जाकर के मॉडिफाई नहीं किया है, घर बसाया नहीं है और जाके वहां का वातावरण को दूषित कर सके उस तरह मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे महाद्वीप में जाकर के लोगों ने गांव बना लिए हैं, कस्बे बना लिए हैं, शहर बना लिए हैं, महानगर महानगर बना लिए हैं। लेकिन अंटार्कटिका ही पूरी दुनिया में ऐसा महाद्वीप है जहां पर लोग मतलब जाकर के किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किए हैं। जैसा ये प्राचीन में था, जैसे भूखंड मतलब क्या गोंडवाना का भाग था और उस समय कितना साफ सुथरा था, वैसा ही आज की परिस्थिति में भी अंटार्कटिका महाद्वीप साफ सुथरा है इन दिस रिस्पेक्ट। बट मोर इम्पोर्टेंटली लेकिन उससे भी अधिक बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। तो उसके लिए भी मतलब क्या बहस करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि यहाँ कोई आदमी नहीं गया है इसलिए बहस मत इसका मतलब बहस में इसको शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे भी अधिक महत्व क्या है बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, क्योंकि इसके बर्फ की गहराई में आइस कोर्स का अर्थ है इसके बर्फ की गहराई में हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड, इसके बर्फ की गहराई में 5 लाख पुराने कार्बन के रिकॉर्ड फंसे हुए हैं, कार्बन के रिकॉर्ड्स फंसे हुए हैं, ट्रैप ट्रैप मतलब फंसे हुए हैं इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, इस बर्फ के तह में। लेयर का अर्थ होता है तह, तो बर्फ इस बर्फ के तह में अंटार्कटिका के बर्फ के तह में 5 लाख से भी पुराना कार्बन उसमें कार्बन का रिकॉर्ड उसमें क्या हुआ है बर्फ के तह में फंसा हुआ है। तो ये कार्बन बहुत सारे लोग कार्बन का अध्ययन करते हैं, उससे डेटिंग का पता चलता है और उसमें आसानी से कार्बन सी का प्रयोग करके उस सी प्लस का प्रयोग करके कितना उम्र उसकी उम्र को पहचाना जा सकता है, इसकी आयु की गणना की जा सकती है और इसीलिए कार्बन डेटिंग उसी से पता चलता है कि उसकी उम्र कितना है, कितने दिनों से ये है, या बहुत सारी चीजों को कार्बन की डेटिंग से ही पता किया जा सकता है उसकी उम्र इत्यादि को। इसलिए उसको मतलब अध्ययन का ये बहुत अधिक क्या है उपयुक्त जगह है बोला जाता है किसको अंटार्कटिका महाद्वीप को। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन अगर हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं और कुछ परीक्षण करना चाहते हैं द अर्थ पास्ट की पृथ्वी के भूतकाल के बारे में, प्रेजेंट वर्तमान काल के बारे में एंड फ्यूचर और भविष्य काल के बारे में, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका ही एक जगह है जहां हम जा सकते हैं और वहां जाकर के हम इन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप ही बहुत उपयुक्त जगह है, उपयुक्त स्थान है अगर हमको उसके पृथ्वी के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में हमको अध्ययन करना हो तो, क्योंकि उसके बर्फ की गहराई में, उसके बर्फ के तह में 5 लाख पुराने कार्बन क्या है दबे हुए हैं, वहां फंसे हुए हैं और उससे हम लोग उसकी उम्र का हम पता लगा सकते हैं और इसीलिए वो क्या है बहुत उपयुक्त जगह है। कौन सी जगह? अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे हम देखते हैं students on ice, the program I was working with on the Sokaski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो इसको आप याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये क्या है प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स ऑन आइस मतलब बर्फ पर विद्यार्थी, ये क्या है कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। आई वॉज वर्किंग विथ, तो यहाँ लेखिका बोल रही इसी कार्यक्रम के तहत मैं क्या कर रही थी काम कर रही थी और इसी के तहत मैं गई हुई थी कहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप, मतलब बच्चों को लेकर के एक शैक्षणिक टूर में गई हुई थी। हमारी जो लेखिका है वो बच्चों को लेकर के कहाँ चली गई थी अंटार्कटिका महाद्वीप। और सोकस की हमने शुरुआत में ही पढ़ा, ये क्या है एक जहाज है, जहाज में सवार होके गई हुई थी। तो ये एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस, तो एम्स मतलब ये उसी पर मतलब अध्ययन कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये जो कार्यक्रम है उसी पर फोकस करती है, उसी पर केंद्र करती है, उसका लक्ष्य यही है। एम्स का अर्थ है उसका लक्ष्य यही है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही है टू डू एग्जैक्टली दिस। क्या लक्ष्य है कि इन लोग जो है जाकर के पृथ्वी के प्रेजेंट के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में क्या कर रहे हैं अध्ययन करते हैं। एग्जैक्टली दिस मतलब यही चीज ये जो प्रोग्राम के माध्यम से भी किया जा रहा है। बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये सभी कौन है हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं जिसको ले
जिसको लिया गया है टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पृथ्वी के आखिरी छोर तक या तो दुनिया के आखिरी छोर तक, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के, जैसे कि हमारा पाठ का शीर्षक भी है, तो दुनिया के आखिरी छोर तक ले, मतलब इसको ले जा करके, एंड प्रोवाइडिंग देम, और उनको प्रोवाइडिंग देम अवसर देते हुए, विथ इंस्पायरिंग प्रेरणादायक एजुकेशनल शैक्षिक अपॉर्चुनिटीज, उनको प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर देते हुए, विच विल हेल्प देम, जो कि उनको मदद करेगा, इन बच्चों को मदद करेगा, फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, तो उनको एक नया समझ उत्पन्न करेगा उनके मन में। हम उनको मतलब इंस्पायरिंग प्रेरणादायक शैक्षिक अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको शैक्षिक अवसर देंगे, तो उनके मन में मतलब एक तरह का समझ उत्पन्न होगा, एंड रेस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट, और उनके मन में भी हमारे जो ग्रह है उसके प्रति क्या होगा, एक सम्मान उत्पन्न होगा, वो लोग उसको सम्मान करेंगे, उसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, तो ये जो स्टूडेंट ऑन आइस है, स्टूडेंट ऑन आइस ये कार्यक्रम है, कितने सालों से मतलब कार्यरत है, 6 सालों से, पिछले 6 साल से ये कार्य कर रहा है, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब यहाँ पर कार्य कर रहा है, और 6 years नाउ, तो अभी अभी तक मतलब 6 साल हो गए हैं इस कार्यक्रम के तहत कार्य करते हुए। हीडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, इसको बहुत सारे गॉप पढ़ते हैं जो कि गलत उच्चारण है, इसका सही उच्चारण होता है जियोफ। तो हीडेड बाय, तो इसके जो हेड है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, हीडेड मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व किया जा रहा है किसके द्वारा, कनाडियन, कनाडा का रहने वाला जेफ जियोफ ग्रीन के द्वारा, कनाडा के रहने वाले जियोफ ग्रीन के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। Who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers, जो कि उब गया है, got tired, tired का अर्थ होता है थकना, लेकिन वहां पर वो उब गया है या तो थक गया है, of carting ढोते हुए, carting का अर्थ है ढोते हुए, होते हुए, सेलिब्रिटीज जो कि प्रसिद्ध, जो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं उनको लेकर के, एंड रिटायर्ड रिच, और जो कि क्या क्या हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनको पहले लेता था वो, एंड रिच कुछ धनवान लोगों को लेकर के जाता था, क्यूरियोसिटी सेकर्स, और जो बहुत जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं जगह के बारे में, उन सब लोगों को इससे पहले वो लेकर के जाता था। अभी तो स्टूडेंट्स ऑन आइस ये कार्यक्रम बना है, लेकिन इससे पहले जो कनाडियन इसका नेतृत्व करता था, जियोफ ग्रीन कनाडा का रहने वाला था, उससे पहले वो बहुत सारे लोगों को लेकर के गया था ऐसे ही टूर में, शैक्षणिक टूर में, जिसमें कि बहुत प्रसिद्ध लोग रहते थे, कुछ सेवानिवृत्त बुजुर्ग लोग रहते थे, धनवान लोग रहते थे, और बहुत सी जिज्ञासु लोगों को लेकर के वो पहले भी जा चुका है। who could only give back in a limited way, लेकिन उन लोग जाकर के तो देखते थे उस समय उन जगह सबको, लेकिन वहां से लौटने के बाद किसी भी तरह का कार्य नहीं करते थे। तो who could give back in a limited way मतलब उतना उनको फायदा नहीं होता था उनको वहां ले जाकर के, क्योंकि लौटने के बाद वो निष्क्रिय हो जाते थे, किसी भी तरह का आगे उन लोग कार्यवाही या काम नहीं करते थे उस पर। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो अभी ये प्रोग्राम के साथ मतलब जो नया प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, he offers the future generation of policy makers a life changing experience at an age when they are ready to observe, learn and most importantly act। तो विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो अभी जो कि एक कार्यक्रम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ही का अर्थ है यहाँ जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन ऑफर्स, वो उनको मदद करते हैं, देते हैं, अवसर देते हैं, द फ्यूचर जेनरेशन मतलब भावी पीढ़ी, जेनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी, जो कि आने वाली पीढ़ी है उसको ये अवसर देते हैं, और पॉलिसी मेकर जो कि नीति निर्धारक होंगे, आने वाली पीढ़ी है, और वही हमारे सरकार में, हमारे देश में क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, नीति निर्धारक करेंगे, और यही क्या है, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मतलब जीवन को बदल देने वाला अनुभव होता है। एट एन एज, उस उम्र में, व्हेन दे आर रेडी, जब उन लोग तैयार हैं, टू ऑब्जर्व आत्मसात करने के लिए, ऑब्जर्व का अर्थ है आत्मसात करने के लिए तैयार हैं, टू लर्न सीखने के लिए तैयार हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली और इससे भी अधिक एक्ट, तो उन लोग न केवल आत्मसात करेंगे, सीखेंगे, अगर आप उनको शैक्षणिक टूर में ले गए हैं, क्योंकि इनका एज ही क्या है, किशोर अवस्था के बच्चे हैं, और उनमें मतलब अभी बहुत अधिक क्या है, जिज्ञासु है, उन लोग सीखने की क्षमता रखते हैं, आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं, और उसके बाद उतना ही नहीं है, वहीं तक खत्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन लोग उस पर कार्य करना भी शुरू करते हैं, एक्ट मतलब उसको उन लोग किस तरह से कार्य जो उन्होंने अनुभव करके आया है, उसको उन लोग किस तरह से उन लोग उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। ये परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट परिच्छेद है ये।
द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल। तो ये जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, ये क्यों सफलता प्राप्त किया, क्यों इतना अधिक सक्सेसफुल था, क्यों इतना अधिक उसको सफलता मिली? तो इज बिकॉज, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल। क्योंकि ये मतलब साउथ पोल का अर्थ है दक्षिणी ध्रुव, पोल का अर्थ होता है ध्रुव, साउथ का अर्थ होता है दक्षिणी। तो दक्षिणी ध्रुव में जा करके व्यक्ति मतलब किसी भी तरह से प्रभावित हो, मतलब प्रभावित न हो, ये असंभव है। दक्षिणी ध्रुव में गया है व्यक्ति तो वहां से प्रभावित हुए बिना वो नहीं लौट सकता है, मतलब वो किसी ना किसी उसका वहां की चीजों से वो प्रभावित होगा ही होगा। इसी बात को कहा गया है कि मतलब इसलिए सफलता मिली कि कोई भी जो है दक्षिणी ध्रुव में जाता है और वहां से प्रभावित हुए बिना वो नहीं लौटता है। एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, मतलब अफेक्टेड का अर्थ होता है प्रभावित होना। तो वहां पर जाएगा और प्रभावित नहीं ना हो, ऐसी बात ही नहीं है। वो क्या है? असंभव है। दक्षिणी ध्रुव में जाए और वहां से प्रभावित ना हो, ये सोचने वाली बात क्या है? असंभव है। It's easy to be blessed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our perspective latitude and longitude. Respective latitude and longitude. तो इट इज इजी, तो ये बहुत सहज है। टू बी ब्लेस, टू बी ब्लेस मतलब न्यूट्रल होना, उदासीन होना, कि हमको चाहे मतलब अंटार्कटिका का जो बर्फ है चाहे पिघल रहा है या न पिघल रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। उस तरह के बात को कहा जाता है ब्लेस, न्यूट्रल होना या उदासीन होना। तो ये बहुत सहज है। इजी टू ब्लेस मतलब न्यूट्रल होना। अबाउट पोलर आइस आइस केप मेल्टिंग, कि किस तरह से ध्रुवीय बर्फ, पोलार का अर्थ है ध्रुव, ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघल रहे हैं। आइस कैप्स मेल्टिंग, मेल्टिंग का अर्थ हो रहा है ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ है वो क्या है? पिघल रहे हैं। वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, जब हम लोग बैठे हुए हैं कहाँ पर? आराम से बैठे हुए, कंफर्ट जोन, जहां हमको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होता है, किसी भी तरह का डर भय नहीं होता है, सब चीज हमारे सामने होता है, तो उस तरह की स्थिति को कहा जाता है कंफर्ट जोन। अगर हम ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का अर्थ होता है अक्षांश एंड लॉन्गिट्यूड का अर्थ होता है देशांतर। तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी लंबाई है जो उसका निर्धारण करते हैं, उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जो निर्धारण करते हैं दूरी, उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। आप ग्लोब में आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ बैठ करके अगर हम सोचते हैं, आराम से यहाँ बैठ करके सोचते हैं कि हमको मतलब चाहे वहां का बर्फ पिघल रहा हो, अंटार्कटिका का बर्फ या ना पिघल रहा हो, ऐसा सोचना बहुत क्या होता है? आसान होता है और हम उदासीन हो जाते हैं। बट लेकिन व्हेन यू कैन विजिबली सी, लेकिन आप सामने जा करके देखते हैं, विजिबली मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप देखते हैं। सी ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मतलब हिम के नदियों को। रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग मतलब लौटना, रिट्रीट का अर्थ होता है पीछे लौटना, लौटते हुए, मतलब क्योंकि बर्फ का जो सतह है, शीट है, इतना बड़ा बड़ा कठोर बन गया है तो जम करके बर्फ, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है क्योंकि पिघल रहा है। एंड आइस सिल्व्स, आइस सिल्व्स, आइस सिल्व्स का अर्थ है बर्फ का कागार। इस तरह से मतलब एक खंडहर टाइप का बड़ा बड़ा मतलब चट्टान जैसे जम जम करके रहता है, उसको कहा जाता है आइस सेल्व्स। आइस सेल्व्स मतलब बर्फ का कागार। कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग मतलब उसको गिरते हुए, धड़ाम से गिरते हुए, उसको कहा जाता है कोलैप्स, मतलब अचानक से ढह जाना, उसको कहा जाता है कोलैप्सिंग। तो उन सबको आप जब सामने जा करके प्रत्यक्ष रूप से हिम के नदियों को देखते हैं कि किस तरह से कम होते जा रहा है, बर्फ पिघल रहा है और उसका जो शीट था, बर्फ का चादर था, वो धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है और जो बर्फ के जितने भी कगार थे वो क्या है? ढह रहे हैं, पिघलने के कारण ढह रहे हैं। यू बिगिन टू रियलाइज, तब आपको एहसास होने लगता है। रियलाइज, रियलाइज का अर्थ होता है तब आपको एहसास होने लगता है दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। वो जो डर है ग्लोबल वार्मिंग, वो हकीकत में वो क्या है? सही है, वो वास्तविक है। वो जो डर मतलब इस तरह का बताया जा रहा है कि पूरा मतलब तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके कारण जो पानी है वो क्या है? समुद्र का पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और वो क्या है? वो हकीकत में क्या है? हकीकत है वो, वास्तविक बात है। तो इसलिए मैं ये और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि जो भी अगर अंटार्कटिका महाद्वीप है और जितने भी बर्फ अगर रोज़ पिघलते जाएँगे तो मतलब पूरा दुनिया में मतलब और अधिक गर्म हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और बर्फ इत्यादि पिघलते चले जाएँगे, तो जो पानी का स्तर है
सागर की पानी का जो स्तर है, समुद्र के पानी का स्तर वो बढ़ता चला जाएगा। और कुछ ऐसे देश जैसे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया और हमारे देश में भी जो कि समुद्र के किनारे हैं जैसे बॉम्बे हो गया इत्यादि, क्या हो जाएँगे? समुद्र का पानी जब बढ़ेगा, स्तर बढ़े जल स्तर बढ़ेगा तो डूबते चले जाएँगे, डूब जाएँगे। और इस तरह से पूरा दुनिया भी एक दिन क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो यही बात कही गई है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आपने बहुत सारे इसके बारे में एस्से इत्यादि लिखे होंगे। तो आगे हम देखते हैं अंटार्कटिका सॉरी रियल Yeah. Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. तो अंटार्कटिका जो है बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि इसके साधारण से पारिस्थितिकी तंत्र के कारण, इकोसिस्टम का अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। तो यहाँ अंटार्कटिका का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत साधारण है एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहां जैवमंडल की भी कमी है। जैवमंडल मतलब जानते हैं विभिन्न तरह के जीव जंतु वनस्पति सब मिलकर के क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी उत्पन्न करते हैं, एक जैवमंडल बनाते हैं। जो कि यहाँ अंटार्कटिका जो है सब तरफ बर्फ ही बर्फ, मतलब वहां बर्फ की चादर बिछा हुआ है, जिसके कारण सभी प्रकार के जीव जंतु या वनस्पति वहां नहीं पाया जाता है और इसलिए वहां कमी है। क्या की कमी है? बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की कमी है। इज द परफेक्ट प्लेस, और इसीलिए ये बहुत उपयुक्त जगह है। परफेक्ट प्लेस मतलब उपयुक्त जगह है। क्या के लिए उपयुक्त उपयुक्त जगह है? टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि कैसे छोटा सा परिवर्तन हमारे जलवायु में, एनवायरनमेंट मतलब यहाँ हमारी जलवायु में अगर थोड़ा सा परिवर्तन होता है, कैन हैव बिग रिपरकशन, तो उसका परिणाम कितना बड़ा हो जाता है। बाकी जगह आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ का बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, परिस्थिति तंत्र तंत्र बहुत साधारण है कहाँ पर, और इसलिए आप वहाँ आसानी से देख सकते हैं कि हमारे जो जलवायु में थोड़ा सा भी हम परिवर्तन कर देते हैं तो उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। रिपरकशन मतलब उसका परिणाम कितना बड़ा देखने को मिलता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए बोला गया है टेक द माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का अर्थ है छोटा सा, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन एक तरह का घास है, बहुत छोटा घास है। दोज ग्रासेस यहाँ वर्णन किया गया है आगे, दोज ग्रासेस ऑफ द सी, जो कि ये समुद्र के क्या है? घास है। दैट नरिश, जो कि पोषित करते हैं, नरिश का अर्थ है पोषित करना, पोषित करना। एंड सस्टेन्स, और बनाए रखता है द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन, फूड चेन मतलब भोजन श्रृंखला को। फूड चेन का अर्थ होता है भोजन श्रृंखला को। तो ये पोषित करता है क्या? फाइटोप्लैंक्टन जो है पोषित करता है और बनाए रखता है एंटायर सदर्न मतलब पूरे दक्षिणी ध्रुव में या तो दक्षिणी सागर में जो भोजन की श्रृंखला है इसको पोषित करता है और बनाए रखता है। These सिंगल सेल्ड प्लांट्स, तो ये एक कोशीय पौधे हैं। सिंगल सेल्ड, सेल्ड का अर्थ होता है कोशी, कोशिका। तो ये क्या है? एक कोशीय पौधे हैं। यूज द सन्स एनर्जी, जो कि सूर्य की प्रकाश का जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं, एनर्जी सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। टू असिमिलेट, उसको संयोजित करते हैं, उसमें से संयोजित करते हैं क्या को? कार्बन को। सूर्य के प्रकाश से एनर्जी को लेते हैं और उसमें से कार्बन को संयोजित करते हैं। एंड सिंथेसाइज, और उसको संश्लेषण करते हैं। सिंथेसाइज का अर्थ होता है संश्लेषण करना। क्या में संश्लेषण करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैविक घटकों में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अर्थ होता है जैविक घटकों में उन लोग इसको संश्लेषित करते हैं। इन दैट वंडरस, क्या ही मतलब आश्चर्य करने वाली बात है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, और बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, और प्रोसेस, जो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया चलती है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। किस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं और कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके पश्चात जैविक घटकों के माध्यम से किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। साइंटिस्ट वार्न, तो वैज्ञानिक लोग इस हमको चेतावनी देते हैं एट अ फर्दर डिप्लेशन, कि किसी भी तरह का अगर और अधिक हम क्षति पहुंचाते हैं, डिप्लेशन, डिप्लेशन का अर्थ होता है छीन करना या तो क्षति पहुंचाना। इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत को अगर हम किसी भी तरह का क्षति पहुंचाते हैं, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो वो प्रभावित करेगा। ओजोन परत को हम क्षति पहुंचाते हैं, वो प्रभावित करेगा क्या को? फाइटोप्लैंक्टन की क्रिया को उसकी क्रिया को प्रभावित करेगा। एक्टिविटीज मतलब
फाइटो फाइटोप्लैंक्टन जो कि भोजन निर्माण करता है, उसकी क्रिया को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। इस इन टर्न विल अफेक्ट, और जिसके बदले में ये भी प्रभावित होगा। क्या-क्या चीज़ प्रभावित होगा? मतलब बदले में प्रभावित होगा द लाइव्स ऑफ ऑल द मैरिन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। तो उन क्षेत्र के, समुद्र के सभी जंतुओं का एंड पक्षियों का, मैराइन मैराइन का अर्थ है समुद्री जीवों का और पक्षियों का जीवन भी क्या हो जाएगा? प्रभावित होगा। ऑफ द रीजन मतलब उस क्षेत्र के सभी सभी समुद्री जीवों और पक्षियों का जीवन भी प्रभावित हो जाएगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और उतना ही नहीं, पूरा जो वैश्विक कार्बन का चक्र है वो भी प्रभावित होगा। पूरा दुनिया का जो कार्बन का चक्र है, ग्लोबल वैश्विक कार्बन चक्र भी प्रभावित होगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैराबल का अर्थ होता है दृष्टांत। दृष्टांत मतलब छोटी कहानी। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, जो अभी जो छोटी सी कहानी बताई गई क्या के बारे में, फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार का समुद्री घास है, उसके बारे में जो कहानी बताई गई, देयर इज अ ग्रेट मेटाफर, उसके बारे में एक बहुत बड़ी उपमा कही गई है। उपमा कही गई है फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए। तो वो उपमा क्या है? टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, तो आप छोटे छोटे चीजों का देखभाल कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़े बड़े चीजें अपने आप अपने जगह में आ जाएंगी। तो आप छोटे छोटे चीजों की देखभाल कीजिए और बड़े चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी? सेटल हो जाएंगी, अपनी जगह पर आ जाएंगी। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए। आगे देखते हैं। वॉक ऑन दी ओशन, समुद्र पर चलना। आपने कभी सुना है समुद्र पर चलना? तो ये कैसे संभव हो सकता है? वॉक वॉक मतलब चलना, ऑन दी ओशन ओशन मतलब समुद्र पर किस तरह चलते हैं। तो यहाँ लेखिका बताती है, माय अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफनीज। तो अभी ये वापस आ गई है, कहाँ से ले आई है? अंटार्कटिका महाद्वीप से वापस अपने घर आ गई है। उनका घर था कहाँ? दक्षिण भारत में, तो वहां आ गई है। और वहां अपना जो उसने अनुभव किया अंटार्कटिक महाद्वीप में, उसका वो हम लोगों के बीच में शेयरिंग कर रही है। अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफनीज, तो बोल रही है कि मेरा जो अंटार्कटिक महाद्वीप में जो मेरा अनुभव रहा है, बहुत सारे प्रबल और भावुक पल का अनुभव रहा है। जैसे कि सच सच एपिफनीज, कुछ प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव रहा है। एपिफनीज का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दर्शन, जिसको कि आप आमने सामने होकर के देखते हैं। एपिफनीज प्रत्यक्ष दर्शन, बहुत सारे प्रत्यक्ष दर्शन का उसको अनुभव मिला है, वहां जाकर के खुद देखी है। बट द बेस्ट ऑकर, लेकिन उसमें से जो सबसे अच्छा था, कौन सा घटना था वो? जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल और 65.55 डिग्री साउथ। तो उसमें से जो सबसे अच्छा प्रत्यक्ष दर्शन था वो ये था, बताती है, या शॉर्ट ऑफ द अटलांटिक सर्कल, अटलांटिक घेरे का जो मतलब प्रत्यक्ष दर्शन था वो उसके लिए बहुत अच्छा था। और 65.55 डिग्री साउथ मतलब अटलांटिक अटलांटिक महाद्वीप जो है वो दक्षिणी ध्रुव में है। तो दक्षिणी ध्रुव 65.55 डिग्री साउथ बोल रहा है, तो हमारा ये इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से बोल रहा है दक्षिण की ओर, मतलब सीधे सीधे क्या की बात बोला जा रहा है? दक्षिण अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में बताया जा रहा है। मतलब वहां अंटार्कटिक महाद्वीप में ही इस जगह पर वो किस तरह से, मतलब अंटार्कटिक घेरे में जो प्रत्यक्ष रूप से वो देखी थी। और वो क्या था? द the Sokaski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. तो सोकास्की ये जो जहाज है जिसके माध्यम से वे गए हुए थे, had managed to wedge, जो wedge का अर्थ है लंगर डालना, है ना? पानी इत्यादि में, चूंकि जहाज उधर इधर ना चला जाए, और इसलिए उन लोग कुछ लोहा का जो बड़ा सा वजन होता है उसको वहां पर उन लोग पानी में गिरा देते हैं, ताकि जहाज जो है पानी के से हिचकोले खा करके उधर इधर ना जाए। तो वहां पर ये लंगर डाल दिया कौन? सोकस्की जहाज। हर्सल इनटू अ थिक व्हाइट स्ट्रेस, क्योंकि वहां बहुत मोटा, थिक मतलब बहुत मोटा समुद्र क्या बर्फ का जमाव फैला हुआ था। स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ था, क्या बर्फ जम गया था, वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। ऑफ आइस, बर्फ फैला हुआ था। बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, वहां दो द्वीप हैं, पेनिनसुला द्वीप और टैडपोल द्वीप। तो उनके बीच में मतलब जहाज जो जाकर के वहां फंस गया, मतलब वो अपना लंगर डाल दिया, क्योंकि उससे वो आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि सब पानी क्या हो गया था? जम गया था उसके चारों ओर, और उससे आगे वो आगे आगे नहीं जा सकता था। और इसीलिए दिस वाज प्रिवेंटिंग अस, और ये हम लोग को क्या कर रहा था? रोक रहा था, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, हम लोग को किसी भी तरह आगे बढ़ने के लिए हम लोग को रोक रहा था, क्योंकि जहाज वहां से आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि सब तरफ बर्फ की चादरें बिछ गई थी। द कैप्टन डिसाइडेड,
तब जहाज का जो कैप्टन था उसने निर्णय लिया, वी वेर गोइंग टू टर्न अराउंड, तो उसने निर्णय लिया कि हम लोग जो है अभी यहाँ से पीछे मुड़ जाएंगे, कहाँ, एंड हेड बैक नॉर्थ, और इससे इसके बाद हम लोग कहाँ लौट जाएंगे, उत्तर की ओर लौट जाएंगे, उत्तर की ओर लौट जाएंगे, क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक जो द्वीप है वो बहुत ही दक्षिणी ध्रुव में है, तो वहां वो आगे उन लोग नहीं जा पाएंगे, तो वहां से उन लोग किधर लौटेंगे, अभी नॉर्थ की तरफ ही लौटेंगे, उत्तर की तरफ ही लौटेंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम लोग मतलब लौटना शुरू किए, वी वेर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम प्रत्येक को एक निर्देश दिया गया, टू क्लाइम डाउन, हम लोग नीचे उतर जाएं, क्लाइम डाउन का अर्थ है नीचे उतर जाएं। गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक क्या है, एक तरह का तख्ता है जो कि जहाज में लगा होता है, आप इसको सीढ़ी के रूप में समझ सकते हैं, सीढ़ी को मतलब नीचे गिरा दिए, तब ना उन लोग कहाँ से उतरेंगे, जहाज से नीचे उतरेंगे। एंड वॉक ऑन द ओशन, और उसने कहा कि आप अभी क्या में चलो, समुद्र में चलो, तो हम लोगों को कैसे संभव होगा समुद्र में चलने के लिए, क्योंकि जो भी पानी था वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया है, जम गया है, 1 मीटर का मतलब मोटा तह है वो, और इसलिए लोग उसमें चल पा रहे हैं। सो देर वी वेर ऑल 52 ऑफ अस, और वहां पर हम लोग थे, टोटल संख्या इनकी कितनी थी, 52 थी, निटेड आउट इन ऑर्टेक्स एंड ग्लेयर्स, निटेड आउट, तो हम लोग पहने हुए थे, निटेड आउट मतलब पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे, गॉर्टेक्स, गॉर्टेक्स मतलब वाटर प्रूफ, लोग किस तरह का जैकेट पहने हुए थे, जैसे कि आज हम कोरोना वायरस के समय डॉक्टर लोगों को देखते हैं कि कितना उन लोग कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह के इन लोग पकड़े पहने हुए थे। एंड ग्लेयर्स, ग्लेयर्स मतलब इन लोग चश्मा पहने हुए थे। वॉकिंग ऑन द स्टार्क व्हाइटनेस, और हम लोग चल रहे थे, स्टार्क, स्टार्क का अर्थ होता है कठिन, व्हाइटनेस, व्हाइटनेस का अर्थ होता है सब तरफ बर्फ का जो चादर था, सब तरफ सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा था। दैट सीम, जो कि प्रतीत हो रहा था, टू स्प्रेड आउट फॉरएवर, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सफेद चादर जो है सब तरफ यही केवल क्या हुआ है, फॉरएवर मतलब हमें सब तरफ ऐसा ही फैला हुआ है, उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अंडरनीथ, उसके नीचे, अंडरनीथ का अर्थ होता है उसके नीचे, मतलब क्या के नीचे, हम लोग के पैर के नीचे, आवर फीट मतलब हमारे पैर के नीचे, वॉज अ मीटर थिक आइस पाइप, तो हमारे पैर के नीचे 1 मीटर मोटा तह जम गया था, क्या का, बर्फ का। एंड अंडरनीथ, और 1 मीटर के नीचे, दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और 1 मीटर के नीचे वहां लगभग कितने गहराई तक, 180 मीटर गहराई तक, उस सजीव, लिविंग का अर्थ सजीव, ब्रीदिंग श्वास लेती हुई नमकीन पानी वहां बह रहा था। इन द पेरीफरी, पेरीफरी मतलब किनारे को कहा जाता है, पेरीफरी, किसी भी चीज का किनारे को क्या कहा जाता है, पेरीफरी। क्रैब ईटर, क्रैब ईटर का अर्थ है केकड़ा खाने वाले, समुद्री जो समुद्र का जो केकड़ा होता है उसको कहा जाता है क्रैब। ईटर मतलब खाने वाले, केकड़ा खाने वाले। सील्स, सील्स का अर्थ होता है एक तरह का एनिमल, एक तरह का जानवर या पक्षी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सील, इसको सील बोला जाता है। ये जो फोटो में आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 फोटो दिया हुआ है, इसी को कहा जाता है सील। और ये देखो बर्फ का टुकड़ा, इस तरह का बर्फ का टुकड़ा जो है पानी में भी मतलब तैरते रहता है, और उसमें लोग बैठ करके बहुत से इन लोग केकड़े इत्यादि खाते हैं, लेकिन इन लोग अभी क्या कर रहे हैं, धूप तपा रहे हैं बर्फ के टुकड़े पर बैठ करके, तो इसी को कहा जाता है सील। ये जो सील है इसे, क्रैब ईटर सील्स वेर स्ट्रेसिंग, स्ट्रेसिंग मतलब उन लोग हाथ अपना जो पैर पंख इत्यादि फैलाए हुए थे। एंड सनिंग, सनिंग मतलब उन लोग धूप ताप रहे थे, themselves on ऑन आइस फ्लॉस, आइस फ्लॉस मतलब बर्फ के टुकड़े पर, जो कि कहाँ तैर रहा था, पानी पर तैर रहा था। मस्ट लाइक स्ट्रे डॉग्स, उसी तरह से जैसे गली के कुत्तों की तरह, स्ट्रे डॉग्स मतलब गली के कुत्ते को क्या कहा जाता है, स्ट्रे डॉग्स कहा जाता है, तो गली के कुत्तों की तरह ही विल डू अंडर द शेड ऑफ बैनियन ट्री, जो कि बरगद के पेड़ के साया के नीचे सोए रहते हैं। बरगद के पेड़ के साया के नीचे कुछ जो गली के कुत्ते होते हैं वे सोए रहते हैं, उसी तरह से ये सील भी पानी में जो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था उस पर बैठ कर, उस पर सो करके उन लोग धूप ताप रहे थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, तो मतलब ये बहुत बड़ा मतलब रहस्य से कम नहीं था, रहस्य उद्घाटन से कम नहीं था। रेवलेशन, रेवलेशन मतलब किसी भी चीज को क्या करना, रहस्य को बतला देना, रहस्य को बतला देना, रेवलेशन मतलब रहस्य का उद्घाटन कर देना, तो वो किसी रहस्य उद्घाटन से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्टेड, और सब चीज एक दूसरे के साथ क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। 9 टाइम zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres, ecosphere later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. तो लेखिका अभी उसी अनुभव को बता रही है। 9 टाइम जोन्स, इसको पहला पार्ट में भी हमने देख लिया था
क्योंकि 9 टाइम ज़ोन्स मतलब वो जो 9 काल चक्र को, समय चक्र को पार करके आए थे। पहला वीडियो में मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिएगा वहाँ। 6 चेक पॉइंट्स, तो कई जगह उनकी जाँच भी हुई क्योंकि अलग-अलग देश से उन लोग होकर के गुज़र रहे हैं, तो चौकी थी, यहाँ से हमको चेक किया गया। जाँच जाँच पोस्ट या तो चेक पॉइंट को जाँच पोस्ट भी बोल सकते हैं। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर और 3 जलीय सतह, जिसमें कि नदी, नाले और झील, समुद्र इत्यादि सम्मिलित है, उनको कहा गया है बॉडीज़ ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर, और बहुत सारे जैव विविधता को, जैव मंडल को पार करके वो वहाँ आई थी, लेटर पार करके वो वापस आई। आई वाज़ स्टिल वंडरिंग, और अभी भी मेरे को आश्चर्य हो रहा था अबाउट द ब्यूटी, उसकी सुंदरता के बारे में। क्या की सुंदरता के बारे में? ऑफ बैलेंस इन प्ले इन आवर प्लैनेट, कि हमारे जो ग्रह है, इसमें किस तरह का मतलब नियंत्रण रखा हुआ है, किस तरह का नियंत्रण काम कर रहा है। मतलब सब चीज़ क्या है, बैलेंस है। अगर एक चीज़ को किसी को अधिक हम लोग उसको कर देते हैं, किसी भी चीज़ को अ, बैलेंस नहीं है तो कोई कोई ना कोई इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। तो हमारे पृथ्वी पर किस तरह से बैलेंस मतलब नियंत्रण नियंत्रण किया हुआ है, किस तरह से नियंत्रण कार्य पर है, उसकी सुंदरता को देख कर के अभी भी मुझको क्या लगता है, आश्चर्य होता है, बोलती है लेखिका। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? कैसा होगा? How would it be? मतलब कैसा होगा? If Antarctica, मान लो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पहले की तरह ही क्या होगा, बहुत ही गर्म हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, शुष्क प्लेस जो कि पहले हुआ करता था। That it once used to be, मतलब जैसे कि ये पहले था। लेकिन अभी तो बैलेंस है, वहाँ ठंडा है। अगर ठंडा नहीं रहने से क्या होता? ठंडा नहीं रहने से गर्मी बढ़ जाती, गर्मी बढ़ने से वहाँ जो अंटार्कटिका महाद्वीप में जितने भी बर्फ हैं, जो कि अब पूरे दुनिया में जो बर्फ है उसका 90% का भंडारण तो वही है, सब पिघल जाएँगे। पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ने से क्या होगा, जल स्तर बढ़ने से जो है दुनिया भी धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, समुद्र में समा जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो विल वी बी अराउंड टू सी इट, तो क्या हम लोग इसके चारों ओर उसको देखने के लिए होंगे? और वुड वी हैव गॉन द वे द डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड वूली rhinos, या क्या हम लोग भी उसी तरह से विलुप्त हो जाएँगे? वुड वी हैव टू गॉन द वे, मतलब उसी रास्ते में चले जाएँगे ऑफ द डायनासोर्स, जिसमें कि डायनासोर चले चले गए हैं, मतलब विलुप्त हो गए हैं। मैमोथ्स, मैमोथ्स का अर्थ है एक तरह का बड़ा हाथी को कहा जाता है मैमोथ्स। एंड वूली rhinos, वूली rhinos मतलब रोएदार गैंडे जो कि अभी ये सभी क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। डायनासोर भी नहीं है। मैमोथ्स मतलब एक जो विशालकाय हाथी होते थे, जिसके बड़े-बड़े मतलब दाँत होते थे, वो भी अभी क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, और रोएदार भेड़ें भी विलुप्त हो गए हैं। उसी कगार पर क्या हम लोग भी विलुप्त हो जाएँगे, या क्या हम लोग देखने के लिए रहेंगे? देखिए कैसा सवाल करती है। Who is to say? कौन क्या बोलता है? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism, लेकिन 2 सप्ताह व्यतीत करने के बाद, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताह व्यतीत करने के बाद किसके साथ? विथ अ बंच ऑफ टीनेजर्स, उन किशोर किशोर लोगों के जो ग्रुप था, जो समूह था, उनके साथ व्यतीत करने के बाद, वो स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिसके पास अभी भी आदर्श है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म मतलब उनके पास अभी भी आदर्श है, उनके पास अभी भी विश्वास है टू सेव द वर्ल्ड, उन लोग अभी भी दुनिया को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऑल आई कैन से, मैं इतना ही कह सकती हूँ, इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, तो मैं इतना ही कह सकती हूँ, मिलियन ईयर्स मतलब 10 लाख में बहुत सारा चीज़ हो सकती है। मिलियन ईयर्स मतलब मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। तो 10 लाख में बहुत सारा चीज़ हो सकते हैं। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन भी क्या अंतर अंतर कर सकता है, मतलब एक दिन भी उसमें क्या कर सकता है, बहुत अंतर ला सकता है। तो इस तरह से ये पार्ट्स जो है हमारा यहाँ समाप्त हो गया है। इसको मैंने 2 भागों में विभक्त किया था। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा, तो आप इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसका जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको भी देख लीजिए। और ये भी सेकंड वीडियो है, और इसको अभी आपको मैं सोचता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए जैसा भी आपको लगा हो, और मेरा इस वीडियो को देखने के पश्चात शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी तो शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, वो उसका सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं यहाँ इस क्लास को आज यहाँ अंत करता हूँ।
थैंक यू।